ओके, सो सबसे पहले न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन को आज हम लोग डिटेल में करेंगे, लेकिन पहले सबका बेसिक सुन लेते हैं एक बार। तो न्यूट्रिशन में सिंपली होता है कि खाने को अंदर लेना, मतलब इंजेस्ट करना। ठीक है, फिर उसको छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करना, मतलब डाइजेशन करना। ठीक है, फिर उसको एब्जॉर्ब करना, जो छोटे पार्टिकल्स बने थे, जब हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। फिर हमारी बॉडी उस एब्जॉर्ब किए हुए मटेरियल को यूज करती है, दैट इज असिमिलेशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन अगर नहीं होगा, अगर हमारे अंदर खाना नहीं जाएगा, ठीक है, तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो न्यूट्रिशन जो है वो एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग रखने के लिए जरूरी है, तो इसलिए उसको भी लाइफ प्रोसेस बोला जाता है। सेकेंड है रेस्पिरेशन। देखो, जो हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, उससे जो एनर्जी, हमने बोला कि एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम लोग मर जाएंगे। ठीक है, तो फूड से जो एनर्जी होती है वो ऐसे नहीं होता कि हमने फूड खाया और डायरेक्टली एनर्जी मिल गई। उसका काम ऑक्सीजन करती है। जो ऑक्सीजन होती है वो फूड को तोड़ती है और उससे हमें एनर्जी दिलाती है। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन हमारे अंदर आती है, ये किसके थ्रू आएगी? रेस्पिरेशन के थ्रू आएगी। ठीक है, इसलिए जो रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन है वो इंटरकनेक्टेड है। न्यूट्रिशन में हम लोग खाना खाते हैं और रेस्पिरेशन में उस खाने को तोड़ के हम लोग एनर्जी लेते हैं। ठीक है, थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि सबसे पहले तो होती क्या है ये, जब कोई भी चीज मूव करती है, जब कोई भी चीज मूव करती है, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब वो किसी भी लेवल पे हो सकती है। ठीक है, वो एक हमारे हेड से लेके अगर कोई चीज टो तक मूव करती है उसको भी ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एक ऑर्गन से लेके दूसरे ऑर्गन तक मूव कर रही है उसको भी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में मूव कर रही है वो भी। ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर रही है कोई चीज, उसको भी ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। और अगर कोई चीज विद इन द सेल मूव कर रही है, विद इन अ सेल मतलब एक ही सेल के अंदर, अब एक ही सेल के अंदर कैसे मूव करेगी? ये सेल है। ठीक है, अगर प्लांट सेल की बात करें तो उसकी वॉल भी होती है और मेम्ब्रेन भी होती है। ठीक है, तो उसके अंदर ऑर्गेनेलिस होती हैं। अगर कोई चीज एक ऑर्गेनेली से दूसरे ऑर्गेनेली में मूव कर रही है पर है तो एक ही सेल के अंदर, ठीक है, तो उसको भी हम लोग ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अब ट्रांसपोर्ट का इम्पोर्टेंस क्या है? ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस है कि देखो, जैसे हमें पता है कि जो लीफ होता है, ठीक है, वो फूड तो खुद बना लेता है, ठीक है, पर पानी नहीं एब्जॉर्ब कर सकता खुद। और हमें पता है जो रूट है, ठीक है, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है बट फूड खुद नहीं बना सकते। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का इम्पोर्टेंस आता है। कैसे? कि जो फूड जो लीफ ने बनाया है उसकी जरूरत है ट्रांसपोर्ट होने की लीफ से रूट में। ठीक है, और जो वाटर जो रूट ने एब्जॉर्ब किया है उसको जरूरत है ट्रांसपोर्ट होने की रूट से लीफ में। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का इम्पोर्टेंस आ जाता है। अगर ये ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो लीफ को पानी नहीं मिलेगा, तो लीफ को पानी नहीं मिलेगा और रूट को फूड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ऐसा नहीं होगा कि लीफ को पानी नहीं मिला और रूट को खाना नहीं मिला, ठीक है जी, तो प्लांट क्या हो जाएगा? वो तो इसके बाद हम लोग जो फोर्थ पार्ट है वो है एक्सक्रीशन। वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या होता है? देखो, हमें पता है कि जो अर्थ पे बहुत सारी रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है, बट सारी जो रिएक्शंस होती हैं वो 100% एफिशिएंट नहीं होती। ठीक है, नो रिएक्शन इज 100% एफिशिएंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? 100% एफिशिएंट ना होने का मतलब है कि किसी भी रिएक्शन में सारे के सारे रिएक्टेंट्स जो हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट्स में चेंज नहीं होते। मतलब कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट पक्का बनेगा। ठीक है, और हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत सारी रिएक्शंस हो रही हैं, तो उसमें भी 100% एफिशिएंट तो नहीं होगी, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में भी पक्का बनेंगे।
और अगर हमारी बॉडी के पास कोई वे नहीं होगा उनको एलिमिनेट करने का, ठीक है, तो वो हमारी बॉडी में इकट्ठी होती जाएंगी और हमारी बॉडी के टॉक्सिक लेवल को इंक्रीज कर देंगी। तो एक्सक्रीशन में यही इंपॉर्टेंट मतलब यही चीज़ आती है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में बन रहे हैं उनको एलिमिनेट कैसे करें। तो एलिमिनेशन के प्रोसेसेस जो हैं वो हम एक्सक्रीशन में पढ़ते हैं, लेकिन अभी के लिए हम लोग न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब न्यूट्रिशन जैसे इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और एसिमिलेशन होता है, ठीक है। इंजेशन मतलब अंदर लेना, डाइजेशन मतलब तोड़ना, और ये मैं शॉर्ट फॉर्म डाल रही हूँ जी, TION, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो N डाल रही हूँ, ठीक है। डाइजेशन हो गया और एब्जॉर्प्शन हो गया, उसके बाद फिर एसिमिलेशन हो गया, ठीक है। अब क्या होता है न्यूट्रिशन डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म, कि कौन से ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो वो दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब जो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मतलब अपना खाना खुद बनाना, ठीक है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट या फिर अदर्स, मतलब बना बनाया खाना किसी से लेना, ठीक है। तो पहले तो इसकी एग्जांपल्स याद कर लेते हैं कि जो ऑटोट्रॉफिक होता है वो सिर्फ दो ऑर्गेनिजम्स में होता है, ठीक है। वो होते हैं ग्रीन प्लांट्स और होते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। अब मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सिर्फ दो ही ऑर्गेनिजम्स में होता है, ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया। अब जो तो नॉर्मल अलगी होती है, ठीक है, वो तो ग्रीन प्लांट्स की कैटेगरी मतलब प्लांट्स की कैटेगरी में ही आती है, प्लांटी किंगडम में आती है, ठीक है। बट जो ब्लू ग्रीन अलगी है, ठीक है, वो प्लांट्स में नहीं आती, वो प्लांटी किंगडम में नहीं आती, वो बैक्टीरियल किंगडम में आती है, ठीक है। इसलिए हम इसको अलग से स्टडी करते हैं। उसके बाद जो हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन है, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, ठीक है, उनकी एग्जांपल्स हैं बाकी सारी जो भी रहेगी एनिमेलिया किंगडम की सारी एग्जांपल्स, ठीक है, फंगस वाली और बैक्टीरिया वाली और प्रोटोजोआ वाली, ठीक है। तो ये तो इसकी नॉर्मल एग्जांपल्स हो गई। अब ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन मतलब अपना खाना खुद बनाना। अब अपना खाना खुद बनाने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि कुक को खुद कर लेते हैं, ठीक है। वो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं से, मतलब हम लोग ऑटोट्रोफिक को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ऑटो मीन्स सेल्फ, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि अपना खाना खुद बनाना, मतलब वो कहीं ना कहीं से इनऑर्गेनिक मटेरियल लेंगे, ठीक है, और उसको अपने आप ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देंगे। पर ये इनऑर्गेनिक उनको बाहर से चाहिए होता है, ठीक है। मतलब इनऑर्गेनिक कहीं ना कहीं से लेंगे और उसको किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देंगे। बट जो हेटरोट्रोप्स है वो बना बनाया ऑर्गेनिक कहीं से लेंगे, ठीक है। अब प्लांट्स में एक्सप्लेन करेंगे ये प्रोसेस कैसे होते हैं ग्रीन प्लांट्स में, ठीक है। अब ग्रीन प्लांट्स में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होता है CO2 प्लस वाटर, ठीक है। और प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना, वो लाइट की हेल्प से कुछ बनाते हैं, इसलिए प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और इसमें दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट, ठीक है, और सनलाइट। अब सनलाइट को ट्रैप करने के लिए ये जो क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट चाहिए होता है, ठीक है। अब इससे बनता क्या है, ग्लूकोज बनता है, प्लस ऑक्सीजन इवॉल्व होता है मतलब निकल जाता है, प्लस पानी। अब अगर हम इसकी बैलेंसिंग करें, ठीक है, तो 6 molecules of carbon dioxide, 12 molecules of water are required to form 1 molecule of glucose, ठीक है। और 6 molecules of oxygen evolve हो जाते हैं और 6 molecules of water, ठीक है। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन बनता है, पहले तो हमें रिएक्शन देख के समझ में आता है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हमें हमने जब 12 मॉलिक्यूल ऑफ पानी के डाले, ठीक है, तो 6 तो बच गए, तो यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ही पानी के डाल देते, 12 क्यों डाले।
अगर किसी को इस चीज का आंसर पता है तो वो बता सकता है अनम्यूट करके या फिर चैट बॉक्स में। मैं क्वेश्चन रिपीट क्योंकि कर रही हूँ इक्वेशन बैलेंस कि नहीं थी। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप चैट बॉक्स में आंसर लिख दो। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ कि अगर 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी यूज किए, ठीक है, उसमें तो 6 तो बच गए, तो यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स ही यूज कर लेते, 12 क्यों यूज किए? अच्छा, तो एक बच्चे का आंसर आया है कि टू बैलेंस द इक्वेशन। चलो ऐसे करके देखते हैं कि यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स रख के इसको बैलेंस करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 CO2 प्लस, सॉरी, यहाँ पे हम ले लेते हैं 6 CO2 प्लस 6 वाटर, ओके, और C6H12O6 प्लस O2 प्लस वाटर। सॉरी, वाटर तो इधर से हमने खत्म ही कर दिया, ठीक है। अब हमने एक्सपेक्ट करके चले हैं कि हमने इधर ही 6 मॉलिक्यूल पानी के ले लिए, और यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ पानी है, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, और 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और कोई पानी रिलीज नहीं हुआ, बस यहाँ पे 6 ले लिया। अब इसको बैलेंस करो, बैलेंस तो ये फिर भी है क्योंकि इधर 6 कार्बन है, इधर भी 6 कार्बन है, ठीक है। ऑक्सीजन इधर कितने, 6 to the 12 प्लस 6 18, इधर कार्बन, इधर ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे 6 है, 6 to the 12, यहाँ पे भी इधर ऑक्सीजन 18 है, ठीक है। हाइड्रोजन देख लो, यहाँ पे 6 to the 12, यहाँ पे भी हाइड्रोजन फैला है, तो बैलेंस तो ये फिर भी है अगर हम इधर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी लेते हैं। कोई और रीजन? चलो मैं ही बता देती हूँ कि क्या होता है कि जब हमने जो हमने ये रिएक्शन लिखा है, ठीक है, ये एक्चुअल में नेट रिएक्शन है, ठीक है। मतलब ये एक स्टेप में होने वाला रिएक्शन नहीं है, ये बहुत सारे स्टेप्स में होता है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टेप्स ऐसे हुए होंगे जिनमें 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी यूज हुए होंगे, और बहुत सारे रिएक्शन स्टेप्स ऐसे होंगे जहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी रिलीज हुए होंगे, ठीक है। तो ये जो 6 मॉलिक्यूल पानी के हैं, ये वो पानी नहीं है कि इसमें से बच गया, ये 12 मॉलिक्यूल तो पूरे का पूरा यूज हो गया, बट ये 6 मॉलिक्यूल किसी ना किसी स्टेप में बना है, तो यहाँ पे लिखना जरूरी है। ये बात सबको समझ में आ गई? नहीं तो मैं रिपीट कर दूंगी। ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ फिर भी। देखो, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी के थे, उसमें से 6 तो बच गए, तो यहाँ पे 6 यूज कर लेते। तो बट ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये जो स्टेप है, ये बहुत सारे, ये जो रिएक्शन हमने लिखा है ये बहुत सारे स्टेप्स में होता है, ठीक है। तो अगर ये बहुत सारे स्टेप्स में होगा तो कुछ स्टेप्स ऐसे होंगे जिसमें पानी यूज हुआ होगा, और कुछ स्टेप्स ऐसे होंगे जिसमें पानी रिलीज हुआ होगा। तो रिलीज वाला पानी भी लिखना जरूरी है और 12 मॉलिक्यूल का पानी भी लिखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये 6 मॉलिक्यूल जो पानी है ये बचा हुआ पानी है कि इसमें से कुछ बच गया, नहीं जी, ये तो सारा यूज हो गया, ये कुछ बना भी था किसी ना किसी स्टेप में, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। इसमें दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है, ये ऑक्सीजन वाटर से भी आया हुआ हो सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड से भी आया हुआ हो सकता है। तो अगर किसी को पता है तो वो आंसर कर दो कि ये जो ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ है, ये वाटर से आया हुआ ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड से, जल्दी। ओके, हाँ जी, ये वाटर से आया हुआ ऑक्सीजन है। इसको वैसे तो बता दिया था, वॉन नील नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने ये चीज़ बता दी थी कि ये जो ऑक्सीजन है ये वाटर से आया हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था 3 साइंटिस्ट ने, वो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन उनके नाम है रूबिन, व्यूसिड एंड कॉमन, ठीक है। ये 3 साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया कि देखो, हमें पता है कि जो ऑक्सीजन होती है ना, उसके 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक तो 16 AMU वाला और एक 18 AMU वाला। जो तो 16 AMU वाला होता है वो नॉर्मल ऑक्सीजन होता है, जो 18 AMU वाला होता है वो रेडियो आइसोटोप होता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने CO2 वाले ऑक्सीजन को 16 वाला ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, और जो वाटर वाला ऑक्सीजन था वो उन्होंने रेडियो आइसोटोप ले लिया।
तो जब इन्होंने रिएक्शन किया तो जो ऑक्सीजन आ रहा था, ठीक है, वो भी रेडियो आइसोटोप वाला ऑक्सीजन आ रहा था। तो इससे इन्होंने प्रूव किया कि ये जो ऑक्सीजन है ये वाटर से आया हुआ है, क्योंकि इसमें 18 मतलब रेडियो आइसोटोप वाला ऑक्सीजन आया है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को अगर हमें मतलब सिंपली लिखना हो, ठीक है, तो एक तो ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, मल्टी स्टेप्ड रिएक्शन है, एक स्टेप में नहीं होता। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो ऑक्सीजन है वो वाटर से आया हुआ है। ठीक है, तीसरी बात ये है कि देखो यहाँ पे कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है, वो +4 होती है। वो क्या होती है जी? +4 होती है। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन 0 होती है। अब कार्बन क्या हो रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है, +4 से 0 में जा रहा है। सबको रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब पड़ा हुआ है ना थोड़ा बहुत, तो नहीं तो फिर मैं ये स्टेप मिस कर दूंगी। फिर भी चलो जिनको पता है, ठीक है, ओके। सो जब रिडॉक्स रिएक्शन आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि +4 से ये 0 जा रहा है, ठीक है, तो इसकी रिडक्शन हो रही है। और जो ऑक्सीजन है वो -2 से 0 जा रहा है। -2 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है। तो जो फोटोसिंथेसिस होती है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अगर आपको नहीं भी पता कोई बात नहीं, आपको बाद में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, और जो ऑक्सीजन है वो वाटर से आया हुआ है, और ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद है अब हम लोग फोटोसिंथेसिस की लोकेशन करते हैं कि ये होती कहाँ पे है। लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो हमने बोला ये ग्रीन प्लांट्स में होती है और साइनोबैक्टीरिया में होती है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ये एक प्लांट है, ये इसकी रूट्स हैं, ठीक है, अगर ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट के सारे सेल्स में फोटोसिंथेसिस होगी, नहीं, वो सिर्फ लीफ के सेल्स में होती है, और लीफ के भी उन सेल्स में होती है जिनमें क्लोरोप्लास्ट नाम की एक ऑर्गेनेली होती है। ठीक है, अब इसको ना अगर फ्लो चार्ट में करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा कि लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है। पहले तो ग्रीन प्लांट्स में होती है, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स में होती है, बट नॉट इन ऑल सेल्स। प्लांट के सारे सेल्स में नहीं होती जी, ये सिर्फ only in cells containing chloroplast। ठीक है, और ऐसे सेल्स जिनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं नाम की एक ऑर्गेनेली होती है, उन सेल्स को हम लोग मीजोफिल सेल्स बोलते हैं। पहली बात तो प्लांट के सारे सेल्स में नहीं होती, ठीक है, कुछ सेल्स में होती है, उन सेल्स में जिनमें क्लोरोप्लास्ट नाम की ऑर्गेनेली होती है, और ऐसे सेल्स को मीजोफिल सेल्स बोलते हैं। मीजोफिल सेल्स सिर्फ लीव्स में ही होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो फोटोसिंथेसिस है वो लीव्स में ही होती है। ठीक है, अगर हम एक लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करें, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर को इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग अगर टेक्निकली बोले तो एनाटॉमी या एनाटॉमी बोल देते हैं। ठीक है, तो हम लोग एनाटॉमी कर रहे हैं लीफ की, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर कर रहे हैं लीफ का, इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर कर रहे थे लीफ का, उसकी दो लेयर्स होती हैं आउटर। ठीक है, एक होती है अपर एपिडर्मिस, एक होती है लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, मतलब है दोनों आउटर ही, पर एक अपर है एक लोअर है, मतलब लीफ की सरफेस ऐसे होती है, तो एक आउटर है एक लोअर है। ठीक है, तो अब इन ये जो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस की लेयर्स है, ये ऑब्वियसली सेल्स की बनी होंगी, पर इन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ठीक है, तो इनमें तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। ठीक है, अब इनके बीच में कुछ सेल्स होते हैं, कुछ तो पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, और कुछ जो है वो रैंडमली ऐसे अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, अब इनको वैसे तो अलग अलग नेम्स होते हैं, पर हम कलेक्टिवली कर लेते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इन दोनों को जो पैरेलली और रैंडमली अरेंज्ड है, ठीक है, इनको बोल देते हैं मीजोफिल सेल्स।
और ये सिर्फ लीव्स में होते हैं, ठीक है। यही ऐसे सेल्स हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट नाम की ऑर्गेनेली होती है। ये जो रेड दिखाया मैंने, ये क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली है और वो सेल्स हैं, ठीक है। उसके बाद है कि अब ये जो मेसोफिल सेल्स हैं, ठीक है, इनको थोड़ा डिटेल थोड़ा मतलब आगे कर लेते हैं। जो मेसोफिल सेल है, अगर उसका स्ट्रक्चर बनाए, अब देखो जो प्लांट सेल, मेसोफिल सेल जो होगा वो लीफ में होगा, और लीफ तो प्लांट्स के पास ही होते हैं, ठीक है। और हमने प्लांट के सेल की एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी 9th में, ठीक है, सेल में, कि उनकी 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है। एक आउटर लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है। जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं सेल वॉल, और जो इनर होती है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसमें बहुत तरह की ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, ठीक है। राइबोसोम्स भी वैसे छोटे होते हैं राइबोसोम्स तो, और क्लोरोप्लास्ट एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनेली होती है जो सिर्फ मेसोफिल सेल्स में होती है, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट है। ये हम मेसोफिल सेल की ही बात कर रहे हैं, मेसोफिल सेल को इनलार्ज करके दिखाया, ठीक है। मतलब अगर हमें फ्लो चार्ट बनाना हो तो क्या होता है कि जो मेसोफिल सेल्स होते हैं, ठीक है, सिर्फ उन्हीं में, जो मेसोफिल सेल्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट नाम की एक ऑर्गेनेली होती है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है। और हमने बोला था कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल पिगमेंट बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में होगा, क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल्स में होगी, इसलिए सिर्फ मेसोफिल सेल्स ही हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा बड़ा करके देखें तो ये खुद भी डबल लेयर्ड होता है। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन या डबल लेयर्ड ऑर्गेनेली है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल लेयर्ड है और न्यूक्लियस भी डबल लेयर्ड है। ये 3 ऑर्गेनेलीज अगर आपको याद हो तो ये डबल लेयर्ड होती है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स में, मतलब हाईली डेवलप्ड सेल्स में, ये दोनों ऑर्गेनेलीज डबल लेयर्ड होती है। जब क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो 2 लेयर्स होती हैं, आउटर और इनर, और इनमें एक स्ट्रक्चर होता है। इस पूरे बंडल को हम लोग बोलते हैं ग्रेना, GRANA, ग्रेना, ठीक है। 2 ये जो बंडल्स होते हैं ये आपस में अटैच्ड होते हैं एक स्ट्रक्चर के थ्रू। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्ट्रोमा थाइलेकोइड, ठीक है। और ये जो मैट्रिक्स है, इस जो सारा सेल इसमें ऑर्गेनेली में फिल्ड है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। तो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल का स्ट्रक्चर है, डबल लेयर्ड है, स्ट्रक्चर होते हैं इनमें ग्रेना, 2 ग्रेना आपस में ज्वाइंट होते हैं थ्रू स्ट्रोमा थाइलेकोइड, और ये जो मैट्रिक्स है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। अब जो हमने क्लोरोफिल पिगमेंट की बात की, ठीक है, वो कहाँ पे होता है? वो क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है वो इस ग्रेना के या तो ये अप्रेस्ड पार्ट में होता है या नॉन अप्रेस्ड, अप्रेस्ड मतलब जो बीच में धंसा हुआ पार्ट है, ठीक है, उसको बोलते हैं। वहां पे भी पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल के, नॉन अप्रेस्ड पार्ट में भी होते हैं, और स्ट्रोमा थाइलेकोइड के ऊपर भी होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट। तो जब लाइट एनर्जी लीफ पे पड़ेगी तो क्लोरोप्लास्ट पे भी पड़ेगी, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट पे पड़ेगी तो क्लोरोफिल पे भी पड़ेगी, तो ये उसको ट्रैप कर लेगा, ओके। तो उसके बाद देखो, हमने बोला कि जो ये रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का, ये एक स्टेप में नहीं होता, ये 2 स्टेप्स में होता है, ठीक है। तो वो 2 जो स्टेप्स हैं, वो पहला है जी लाइट रिएक्शन, ठीक है, दूसरा है डार्क रिएक्शन, ठीक है। अब जो डार्क रिएक्शन है इसका, तो अब लाइट रिएक्शन से आपको लगता होगा कि ये लाइट में होगा और जो डार्क रिएक्शन है वो डार्क में होगा। ये जो डार्क रिएक्शन नाम है ना, ये थोड़ा मिसलीडिंग नेम माना जाता है, इसको मिसलीडिंग है, क्योंकि डार्क रिएक्शन का मतलब ऐसा नहीं है कि ये डार्क में होता है, ये भी लाइट में होता है, वो आगे पता चलेगा कैसे, ठीक है। अब लाइट रिएक्शन में क्या होता है, पहले तो इनकी मतलब लोकेशन, लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है? ग्रेना में होता है, और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा में होता है। पर दोनों जो हैं दोनों ही क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, ठीक है। ये ग्रेना में होता है, ये स्ट्रोमा में होता है, ये हमने लोकेशन बता दी पहली बात। दूसरी बात, लाइट रिएक्शन में होता क्या है? ट्रैपिंग होती है जी लाइट एनर्जी की, ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है। और उसको कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्जन टू
केमिकल एनर्जी। और वो केमिकल एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है? एटीपी और एनएडीपी। अब एनएडीपी ऑक्सीडाइज फॉर्म है, अगर इसके साथ एच लगा दोगे तो वो रिड्यूस्ड फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, कौन करता है? क्लोरोफिल करता है, ठीक है। और उसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो एटीपी और एनएडीपी है ना, ये केमिकल्स हैं, ठीक है। और जब हम इनके बॉन्ड्स को तोड़ेंगे तो उससे एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए बोला है केमिकल एनर्जी, क्योंकि इनके बॉन्ड्स को तोड़ के हमें प्लांट को सॉरी एनर्जी मिलेगी। और जो डार्क रिएक्शन है, इसमें क्या होता है? डार्क रिएक्शन में सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज होती है, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि हमारा मेन काम क्या था कि जो लाइट एनर्जी है उससे खाना बनाना, ठीक है। तो बीच का स्टेप क्या था कि पहले उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उससे ग्लूकोज बनाएंगे। सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज हो गया, ठीक है। उसके बाद होता है कि नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि ये डायरेक्टली डिपेंड करता है लाइट पे, जो लाइट रिएक्शन है, ठीक है। और ये इनडायरेक्टली डिपेंड करता है लाइट पे, इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन लाइट, ठीक है। अब ये तो डायरेक्टली डिपेंड कैसे करता है, क्योंकि जो क्लोरोफिल है वो डायरेक्टली सनलाइट को ट्रैप कर लेगा, मतलब पकड़ के रख लेगा। बट जो डार्क रिएक्शन है ये होता लाइट में ही है, मतलब दिन में ही होता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि डार्क में होता है। बट ये जो लाइट रिएक्शन में एटीपी और एनएडीपीएस बने थे, ये उसको यूज करेगा, मतलब डायरेक्टली लाइट को यूज नहीं करेगा, बट लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को यूज करेगा, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन बोला गया, ठीक है। क्योंकि ये डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं करता। बट डार्क रिएक्शन इसलिए नहीं बोला गया कि ये डार्क में होता है ये लाइट में ही है, ठीक है। बल्कि ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को यूज करके उसकी हेल्प से ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्टली डिपेंड करता है लाइट पर। उसके बाद इसको बस, अब तो थोड़ा सा रह गया, ठीक है। अब थोड़ा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं तो याद करने में इजी हो जाएगा, ठीक है। अब एक पिगमेंट सिस्टम होता है, पिगमेंट सिस्टम वही क्लोरोफिल, ठीक है। इसको हायर क्लासेस में जो पिगमेंट सिस्टम है उसको फोटो सिस्टम बोल देते हैं। दो तरह के फोटो सिस्टम्स होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और 2, ठीक है। अब वो आपको बाद में ही करवाएंगे, ठीक है, वो ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो पिगमेंट सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है जी, पिगमेंट सिस्टम में क्या होगा, ये क्या करेगा, ये लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेगा, इसके ऊपर सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी कुछ भी, ठीक है, पड़ेगी, तो ये उसको ट्रैप कर लेगा। तो ये दो काम करेगा, ठीक है। पहला काम तो ये करेगा कि ये पानी को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। देखो हमने पहले भी ये बोला था कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो वाटर से आता है। तो यहाँ पे होता है, मतलब लाइट रिएक्शन में ये होता है कि वाटर जो है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। और इस रिएक्शन को, मतलब लाइट रिएक्शन में एक और रिएक्शन आ गया, कौन सा? कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर या फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। अगर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर को थोड़ा बताना हो, ठीक है, तो इसका रिएक्शन कुछ इस तरीके से होता है। वाटर के दो मॉलिक्यूल जो हैं वो टूट के ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, इस रिएक्शन को बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। लाइट एनर्जी पड़ेगी तो पानी जो है टूट जाएगा, फोटोलाइसिस, फोटो मीन्स लाइट की हेल्प से, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, और किसका होता है? पानी का। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। तो लाइट रिएक्शन के अंडर एक और रिएक्शन आ गया, दैट इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जिससे ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ। तो पहला काम तो पिगमेंट सिस्टम ने ये कर दिया, वाटर को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा काम ये क्या करेगा, एटीपी और एनएडीपीएस बनाएगा, जो हमने पहले बोला, ठीक है। फिर होगा डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को दूसरा नाम है केल्विन साइकिल, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है। केल्विन मेल्विन साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो डार्क रिएक्शन है इसको इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहली बार, तो इसलिए इसको केल्विन साइकिल बोलते हैं, ये डार्क रिएक्शन बोलते हैं। ये क्या करता है, ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को यूज करेगा और एटमॉस्फेयर से CO2 लेगा और क्या बना देगा, ग्लूकोज बना देगा, ठीक है। एक एंजाइम की हेल्प से जिसका नाम है रुबिस्को, ठीक है। एंजाइम का नाम है रुबिस्को।
ठीक है, राइबोलास, बायोफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेस, वैसे इसको मत करो अभी, बस ऐसे याद कर लो, रुबिस्को नाम का एक एंजाइम है। ठीक है, तो क्या हुआ, सोलर एनर्जी पड़ी पिगमेंट सिस्टम पे, मतलब क्लोरोफिल पे, उसने उसको ट्रैप कर लिया, वाटर को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया, और जो सोलर एनर्जी थी उसको ट्रैप कर लिया केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। इन केमिकल्स को यूज कर लिया केल्विन साइकिल ने ग्लूकोज बनाने के लिए विद द हेल्प ऑफ रुबिस्को। और जो CO2 जो हमने ली थी, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर से ली थी। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में हमने क्या कुछ लिखा था, CO2 लिखा था, वो एटमॉस्फेयर से आ गई, प्लस वाटर लिखा था। ठीक है, वो कहाँ से आएगा, रूट्स एब्जॉर्ब कर लेंगी। ठीक है, क्लोरोफिल लिखा था एरो पे, वो भी यूज हो गया पिगमेंट सिस्टम। सनलाइट लिखी थी एरो पे, वो भी यूज हो गई। ठीक है, उसके बाद ग्लूकोज बना था, ग्लूकोज भी बन गया। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन इवॉल्व हुई थी, वो भी हो गई। लेकिन जो वाटर हमने एंड पे लिखा था कि इवॉल्व होता है, वो अंदर ही रिएक्शंस होते हैं, उनको हम इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, पर उसको लिखना रिएक्शन में जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, फिर इसके बाद थोड़ा सा ही रह गया। ओके, अब क्या होता है कि जो हम प्लांट्स देखते हैं ना, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स की मेनली 3 फॉर्म्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, पहली है ग्लूकोज, दूसरी है सुक्रोज, तीसरी है स्टार्च। और भी होती हैं बट मेनली मैं इनमें डिफ्रेंशिएट करूंगी। ठीक है, देखो, जब तो फूड बनता है प्लांट में, वो तो होता है ग्लूकोज की फॉर्म में, मतलब जो प्लांट जब फूड बनाता है, फूड फॉर्मेशन होती है, तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनाता है। उसके बाद हमें पता है कि लीफ फूड बनाते हैं, तो पर रूट को भी तो चाहिए होता है, दूसरे ऑर्गन्स को भी तो चाहिए होता है, तो ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है लीफ से दूसरे ऑर्गन्स में। तो वो जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सुक्रोज की फॉर्म में होता है, ट्रांसपोर्टेशन इसकी फॉर्म में होती है, सुक्रोज की फॉर्म में। अब जितना ऑर्गन्स ने यूज करना था या लीफ ने यूज करना था वो कर लिया। ठीक है, उसके बाद बाकी जो बचे उसको स्टोर करके रहेगा, तो स्टोरेज होती है स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, पहले जो खाना बनता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में, फिर ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज की फॉर्म में, फिर स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब बस एक दो एसोसिएशंस हैं। ठीक है, कई बार ना दो ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे रहने लग जाते हैं, एक दूसरे को फेवर करने लग जाते हैं, ये कंपटीशन वाइज या ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस 10 मिनट का टॉपिक रह गया। क्या होता है कि एसोसिएशंस होती हैं, उनको बोलते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप। ठीक है, एक दूसरे का फायदा करने लग जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइकेंस। ठीक है, इनमें दो जनों की एसोसिएशन होती है। ठीक है, एक होता है फंगस, एक होती है अलगी। अब हमें पता है अलगी जो है वो प्लांट किंगडम में आती है, और प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, अब ये अपने आप इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर लेगी, पर हमने बोला था इनऑर्गेनिक इसको कहीं से लेना पड़ता है। ठीक है, तो फंगस क्या करता है, वो अलगी के साथ एसोसिएशन बना देता है। ठीक है, फंगस बोलता है कि मैं तेरे को मतलब अर्थ से ना इनऑर्गेनिक मटेरियल एब्जॉर्ब करके दे दूंगा, और उसकी मदद से तू ऑर्गेनिक मटेरियल बना लियो, और वो ऑर्गेनिक मटेरियल तो मेरे साथ भी शेयर कर लियो। ठीक है, एसोसिएशन में रहने लग जाते हैं। फंगस इसको अर्थ से इनऑर्गेनिक मटेरियल एब्जॉर्ब करके देगा, ये तो हेटेरोट्रोफ है, अपना खाना खुद नहीं बना सकता, खुद ही इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में नहीं कन्वर्ट करके दे सकता, पर इसको ये इनऑर्गेनिक मटेरियल दे देता है। ये क्या करता है, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करके खुद भी खा लेता है और इसको भी दे देता है। तो एक तरह की एसोसिएशन है। ऐसी ही दूसरी एसोसिएशन का नाम है माइकोराइजा। ठीक है, माइकोराइजा में क्या होता है, फंगस ही होती है, लेकिन अब वो हायर प्लांट, पाइनस नाम के एक प्लांट, ये ग्रीन प्लांट है। ठीक है, इस प्लांट के साथ एसोसिएशन में रहता है। अगेन वही काम करता है, ये जो पाइनस है वो ग्रीन प्लांट है, अपना खाना खुद बना सकता है, अपने आप इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर लेगा। फंगस क्या करेगा जी, इसको इसको इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करेगा, पाइनस उसको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर लेगा, खुद भी खाएगा और उसको भी खिलाएगा। ठीक है, तो शेयर कर लेते हैं। तो ये इन दोनों की एसोसिएशन है, लाइकेंस और माइकोराइजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट?
तो मैं थोड़ी सी समरी दे देती हूँ, ठीक है, जो आज कराया है, ठीक है। सबसे पहले न्यूट्रिशन था। न्यूट्रिशन आज हमने सिर्फ ऑटोट्रोफिक किया है, मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसमें हमने सिर्फ प्लांट्स का किया है, एनिमल्स का अगली बार करेंगे, ठीक है। प्लांट्स में क्या होता है कि वो अपना इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा लेते हैं, CO2 पानी, और उसको क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन भी इवॉल्व होता है और किसी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिनमें पानी भी इवॉल्व हो जाता है, ठीक है। ये एक रिएक्शन जो आपको दिख रहा है, ये नेट रिएक्शन है, ये एक्चुअल रिएक्शन नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे स्टेप्स में होता है, सारे स्टेप्स हम लोग लिख नहीं सकते थे, ठीक है। तो इसमें क्या था कि ये मल्टी स्टेप्ड होता है, और वॉन नील ने बताया था कि ये जो वाटर, ये जो ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ है, ये पानी से आता है, और ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। मतलब रिडॉक्स का मतलब इसमें रिडक्शन भी हो रही है, ठीक है, और ऑक्सीडेशन भी हो रही है, ठीक है, इसलिए रिडॉक्स है। और उसके बाद हमने फोटोसिंथेसिस की लोकेशन की कि ये सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में और साइनोबैक्टीरिया में होती है। ग्रीन प्लांट्स में भी सारे सेल्स में नहीं होती, सिर्फ ऐसे सेल्स में होती है जिनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ओके, तो क्वेश्चन आया है कि ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च किसके पार्ट्स होते हैं। ये देखो, जैसे हमने फोटोसिंथेसिस में किया कि जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है। वो जब खाना बनाएगा ना, तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनाएगा, ठीक है। जब भी कोई भी प्लांट खाना बनाएगा तो वो अब सबको आवाज आ रही है। ओके ओके, सॉरी यार, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो डाउट आया था कि देखो, फोटोसिंथेसिस होती है तो जो प्लांट होता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में खाना बनाता है, ठीक है। तो फूड अपना खाना खुद बनाएगा। देखो, ग्लूकोज जो है और सुक्रोज जो स्टार्च है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म है। हमारी बॉडी में किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ना बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, फैट्स होते हैं, ठीक है। तो उनमें से कार्बोहाइड्रेट भी एक न्यूट्रिएंट है, ठीक है, जिसको तोड़ के जो प्लांट है वो एनर्जी लेता है। पर पहले प्लांट को खाना भी बनाना पड़ेगा, तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में पहले खाना बनाता है, ठीक है। फूड की फॉर्मेशन ग्लूकोज की फॉर्म में करता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप है, ठीक है। उसके बाद जब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में पहुंचाना है तो वो सुक्रोज की, तो वो ग्लूकोज को पहले सुक्रोज में कन्वर्ट करेगा, फिर वो इधर उधर ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद जब बहुत सारा खाना, कुछ खाना सॉरी बच गया, ठीक है, तो वो सुक्रोज को स्टार्च में कन्वर्ट करके उसको स्टोर करके रख लेगा। तो ये सारी कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म है। ये बात समझ में आ गई। ओके ओके, अब थोड़ी समरी चल रही थी। तो
उसमें था कि अब हम लोग लीफ की एनाटॉमी, हाँ एक ना था कि जो पानी है वो तो हमें पता है कि रूट के थ्रू आ जाएगी, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे एंटर करेगी, तो लीफ से ही एंटर करती है। वो कैसे, जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं ना, यहाँ पे कुछ एपिडर्मल सेल्स मॉडिफाई हो जाते हैं, ठीक है, और ऐसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कुछ एपिडर्मल सेल्स मॉडिफाई होके गार्ड सेल्स बना लेते हैं, ठीक है, गार्ड सेल्स बना लेते हैं। ये सेल है, ये भी एक सेल है, बट ये जो है ये बीच में ओपनिंग है जिसके थ्रू बाहर से CO2 एंटर करेंगे, ठीक है। इस ओपनिंग को स्टोमेटा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो CO2 यहाँ से एंटर करती है। एपिडर्मल सेल के कुछ सेल्स, एपिडर्मिस के कुछ सेल्स मॉडिफाई होकर गार्ड सेल्स बना लेते हैं, ठीक है, पर वो कुछ ऐसे मॉडिफाई हो जाते हैं कि उनके बीच में एक ओपनिंग रह जाती है जिसके थ्रू CO2 एंटर करती है, ठीक है। तो CO2 ऐसे एंटर करती है। अब जो लीफ होता है उसके ऊपर वाली लेयर, नीचे वाली लेयर, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, और बीच में कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम लोग मेसोफिल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। मेसोफिल सेल्स ही ऐसे सेल्स है जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, नाम की एक ऑर्गेनेली होती है, ठीक है, और उसी में पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। और हमने बोला था कि क्लोरोफिल पिगमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है, इसलिए मेसोफिल सेल्स में ही फोटोसिंथेसिस होती है क्योंकि उन्हीं में क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं। मेसोफिल सेल को हमने लार्ज करके दिखाया, ठीक है, मेसोफिल सेल है ये, ठीक है। इनमें बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती है जिनमें क्लोरोप्लास्ट भी एक ऑर्गेनेली है, ठीक है। और हमने बोला जो ये क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली है इसको बड़ा करके दिखाया, डबल लेयर्ड होती है। सिर्फ 3 ऑर्गेनेलीज ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो डबल लेयर्ड हैं। कौन सी हैं? क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, और कौन सी है? माइटोकॉन्ड्रिया है और न्यूक्लियस है। ये डबल लेयर्ड होती हैं, ठीक है। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, और इनमें स्ट्रक्चर होते हैं ग्रेना। ये बंडल को ग्रेना बोलते हैं, पूरे के पूरे बंडल को। अकेले अकेले को ग्रेना थाइलेकोइड बोलते हैं, ठीक है। पूरे बंडल को ग्रेना बोलते हैं। 2 ग्रेना आपस में अटैच होते थ्रू थ्रू स्ट्रोमा थाइलेकोइड, और ये जो मैट्रिक्स है इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। हमने मेन बात करनी थी क्लोरोफिल पिगमेंट की, क्योंकि सोलर एनर्जी तो उसी ने ट्रैप करनी है, ठीक है। तो वो जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं वो अप्रेस्ड पार्ट्स में, मतलब धंसे हुए पार्ट्स में भी होते हैं, नॉन अप्रेस्ड पार्ट्स में भी होते हैं, और स्ट्रोमा थाइलेकोइड में भी होते हैं। तो जब लाइट एनर्जी पड़ेगी तो ये उनको लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेगा। और 2 रिएक्शंस होती हैं, एक होती है लाइट रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, दोबारा सुनो, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ठीक है, दोनों ही क्लोरोप्लास्ट में होती है। पर जो लाइट रिएक्शन है वो ग्रेना में होती है। क्यों ग्रेना में होती है? क्योंकि ग्रेना में ही तो क्लोरोफिल होता है, और लाइट रिएक्शन में क्लोरोफिल ने ही तो सोलर एनर्जी को ट्रैप करना था, तो लाइट रिएक्शन जो है वो ग्रेना में होती है, ठीक है। और जो डार्क रिएक्शन है ये स्ट्रोमा में होती है। बेसिकली इसमें क्या होता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप किया जाता है, कौन करता है? क्लोरोफिल पिगमेंट करता है, और उसको कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी मतलब ATP और NADPH की फॉर्म में। ATP और NADPH की फुल फॉर्म अगर आप बोलो तो मैं बता देती हूँ, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, बता देती हूँ एक बार, चलो। ATP स्टैंड फॉर एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। NADPH स्टैंड फॉर निकोटिनामाइड, ये NADPH है, ये ATP है। निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। ये इनकी फुल फॉर्म्स है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ATP की, और NADPH निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। वैसे याद मत करो इसको, पर फिर भी चलो पता होना चाहिए। तो ATP और NADPH, तो ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करके उसको ATP और NADPH की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसका काम बस इतना है। और डार्क रिएक्शन में क्या होता है, जो ATP और NADPH इसने बनाए थे उसको यूज करके ये डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बना देता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम रुबिस्को, ठीक है। अब ये जो है ये डायरेक्टली डिपेंड करता है लाइट पे, क्योंकि डायरेक्टली लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, पर ये इनडायरेक्टली डिपेंड करता है लाइट पे क्योंकि ये इसके प्रोडक्ट्स को यूज करता है, ठीक है। लाइट एनर्जी पिगमेंट सिस्टम पे पड़ेगी, क्लोरोफिल पे, तो ATP NADPH बनाएगा और वाटर को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा। वाटर को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड फोटोलाइसिस, लाइट की हेल्प से। लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन करना, किसका? पानी का, ठीक है।
तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं, इसकी रिएक्शन थी ये, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी टूटेंगे, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, 4H+ और 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जो इसके प्रोडक्ट्स हैं लाइट रिएक्शन के, उसको केल्विन साइकिल यूज करेगा। केल्विन साइकिल यहाँ से ATP NADPH लेगा, एटमॉस्फेयर से CO2 लेगा और रुबिस्को की हेल्प से ओके जो है ये प्लांट में ही हमारा क्लोरो, ठीक है, तो इसको एंजाइम है, एंजाइम और ये एविडेंस में पाया सब पाया जाता है प्लांट के अंदर, ओके। लाइट रिएक्शन से दोनों को यूज करके ग्लूकोज नाम के कार्बोहाइड्रेट बस इसके बाद तो म्यूचुअल ओके उसके बाद तो बस म्यूचुअल रिलेशनशिप्स हैं कि इसमें जो एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की हेल्प करता है, ठीक है, दोनों इकट्ठे रहते हैं। पर अगर आप एक किसी भी जैसे लाइकन होगा ना, अगर आप कभी लाइकन को देखोगे तो आपको देख के पता नहीं चलेगा कि इसमें 2 ऑर्गेनिज्म रहते हैं, फंगस भी रहता है अलगी, पर ये दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते, ठीक है। जहाँ पे अलगी होगी, ठीक है, वहाँ पे फंगस भी पक्का होगी, ठीक है। अब अलगी है वो इनऑर्गेनिक को खुद से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर सकती है, पर इनऑर्गेनिक तो उसको बाहर से लेना पड़ेगा, फंगस उसको हेल्प करता है अर्थ से या से इनऑर्गेनिक मटेरियल लेने में, ये इनऑर्गेनिक को कन्वर्ट कर देता है, ऑर्गेनिक को दोनों यूज करते हैं। सेम माइकोराइजा करता है, बस इसमें अलगी था, अलगी क्या है, एक लोअर प्लांट है, लोअर प्लांट मतलब इतना डेवलप प्लांट नहीं है, ठीक है। लोअर प्लांट का मतलब क्या होता है कि उसमें रूट लीफ स्टेम्स वगैरह इतनी डिफरेंशिएटेड नहीं होती, ठीक है। हम किसी स्ट्रक्चर को पर्टिकुलर रूट नहीं कह सकते, पर्टिकुलर लीफ नहीं कह सकते, मतलब बस एक हमें ग्रीन ग्रीन सा कुछ दिख रहा होता है, अलगी आप सबने देखी होगी, ठीक है, तो उसकी कोई स्टेम्स रूट्स हमें दिख नहीं रही होती। और जो पाइनस है वो एक हायर ग्रीन प्लांट है, हायर प्लांट मतलब इसमें रूट लीफ और स्टेम्स जो है वो अच्छे से डिफरेंशिएटेड होती है, ठीक है। पर खाना दोनों ही अपना खुद बना सकते हैं, लोअर प्लांट भी हायर प्लांट होना चाहिए, तो ये भी अपना इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर लेता है, पर इनऑर्गेनिक को फंगस देता है, तो ये भी एसोसिएशन में रहते हैं। जो पाइनस है वो कभी भी फंगस के बिना नहीं रह सकता, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, कोई भी डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ लो या कुछ भी। हाँ रुबिस्को तो समझ में आ गया ना कि प्लांट में ही होता है, ये पहले से होता है, और सबसे ज्यादा अमाउंट में रुबिस्को ही है, रुबिस्को प्रोटीन ही है जो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्लांट में पाया जाता है, क्योंकि इसी की हेल्प से तो वो खाना बनाएगा, अगर रुबिस्को नहीं होगा तो खाना नहीं बनाएगा, तो सारा काम खत्म हो जाएगा। हाँ एक क्वेश्चन था कि ग्रीन स्टेम में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, बिल्कुल होती है, देखो मैंने बोला में होती है सिर्फ, बट एक्सेप्शनल केसेस हमेशा होते हैं, जैसे जो कैक्टस होता है ना, कैक्टस होता है, ठीक है, इसको अगर मैं मतलब ज्यादा स्पेसिफिकली बोल लूँ तो अपंशिया एक प्लांट होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, देखो जो लीफ होता है ना, उसमें मैंने आपको स्टोमेटा दिखाया था, उस ओपनिंग से जिससे CO2 एंटर करता है, उससे एक्चुअली पानी जो है वो बाहर भी जा सकता है, ठीक है। अब कैक्टस तो डिजर्ट एरियाज में होता है, ठीक है, अब अगर कैक्टस डिजर्ट एरियाज में होगा, ठीक है, मान लो उसका ये लीफ है, डिजर्ट एरिया में पानी की बहुत कमी होती है, तो प्लांट चाहता है कि मेरा पानी बचा रहे मेरे अंदर, क्योंकि वैसे तो मेरे को पानी मिलेगा नहीं, तो जो है वो तो बच जाए, ठीक है। उसके अंदर जो मैंने आपको ऐसे स्टोमेटा दिखाए थे लीफ के अंदर,
उससे पानी बाहर जा सकता है, ठीक है, पानी बहुत ज्यादा लूज हो सकता है। तो कैक्टस क्या करता है, अपने जो लीव्स होते हैं, ठीक है, या एक लीफ होता है, ठीक है, उसको बस ऐसे सिंपल कांटे में, स्पाइन्स बोलते हैं जिसको हम लोग, ठीक है, उसमें कन्वर्ट कर लेता है। अब उसके लीव इतने ज्यादा, मतलब एरिया उसका छोटा हो जाता है, ऐसे मतलब सिंपल कांटे आपने देखा ही होगा कैक्टस पे जो वो कांटे दिखते हैं, तो एक्चुअल में लीव्स जो हैं वो मॉडिफाई होके कांटे बने होते हैं। वीडियो विजिबल है सबको? यस नो बोल दो एक बार। अभी भी नहीं? ओके चलो बोल के समझा देती हूँ सिंपल। देखो जो लीव्स होते हैं, ठीक है, वो उनका काम होता है फोटोसिंथेसाइज करना, पर जो कैक्टस होता है, पर जो लीफ होते हैं वो फोटोसिंथेसाइज तो करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, पर उनके पास स्टोमेटा होता है, ओपनिंग होती है जिससे पानी भी ओके, जिसमें पानी भी बाहर जा सकता है। तो प्लांट नहीं चाहेगा कि उसका पानी बाहर जाए, तो वो क्या करता है, जो काम लीफ ने करना होता है वो स्टेम को बोल देता है कि ये काम तू कर दे, ठीक है। तो अब उसमें मॉडिफिकेशन हो जाती है। एसिड स्टेम कभी भी फोटोसिंथेसाइज नहीं करती, ग्रीन स्टेम्स जरूर फोटोसिंथेसाइज करती हैं, ठीक है, लेकिन ग्रीन स्टेम्स तो यंगर प्लांट्स में ही होती हैं, ठीक है, वो फोटोसिंथेसाइज कर सकती हैं। बट अगर हम हायर प्लांट, मतलब हम लोग जब भी केसेस लेते हैं तो ऐसे केसेस लेते हैं जो अडल्ट स्टेजेस में हो, ठीक है, तो अडल्ट स्टेजेस में तो जो स्टेम्स होती है वो ब्राउन होती हैं, ठीक है, बट कैक्टस एक एक्सेप्शनल केस है, उसमें वो जो अपने लीव्स होते हैं उनको स्पाइन्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। लीव्स, किसी को कोई डाउट है? किसी की अभी आवाज आई थी? ओके ओके, सो वो स्पाइन्स में कन्वर्ट कर लेगा, ओके, तो वो स्पाइन्स में कन्वर्ट कर देगा, पर जो फोटोसिंथेसिस का काम है कैक्टस में वो स्टेम करने लग जाता है, बस इतना सही है उसमें। तो आज का वैसे बस लास्ट में ये बता दो कि आज का समझ में आ गया, ज्यादा हाई लेवल तो नहीं था। वो जो वीडियो का है कि क्लियर नहीं आ रही, वो अगली बार से हम लोग ध्यान देंगे। नहीं, ग्रीन स्टेम में स्टोमेटा नहीं होते, वो सिर्फ लीव्स में होते स्टोमेटा। स्टोमेटा सिर्फ लीव्स में होते हैं, जो एक क्वेश्चन आया था। ग्रीन स्टेम्स में स्टोमेटा नहीं होते, इसीलिए जो कैक्टस है वो स्टेम को बोल देते हैं कि तू फोटोसिंथेसाइज कर ले, क्योंकि तुझ में से पानी लॉस नहीं होगा, क्योंकि तेरे पास स्टोमेटा नहीं है। ओके, तो थैंक यू।